समाज के अंदर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है, फलां लड़की को फलां लड़के ने गांव में छेड़ा है, पंचायत बैठ जाती है, इतना रुपया जुर्माना दो या शादी, सज़ा मुतय्यन हो जाती है, पंचायत बैठ जाती है। वाह रे गांव के पंचायतियों, मुबारकबादी के लायक हो तुम। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, जिसने आपके मोहल्ले में फजर की नमाज न पढ़ी हो उसके लिए तुमने कौन सी पंचायत की है? असर की नमाज के वक्त वो अपने खेत में खेत जोत रहा था, तुमने उसके लिए कौन सी पंचायत की है? और अगर नमाज छोड़ने पर पंचायत नहीं कर सकते हो तो फिर लड़के और लड़की के मामले में लेके भाग गया या जिना कर लिया और उसके लेके पंचायत इतने रुपए जुर्माना दे लड़के वाला, तुमने फलां की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह साहब, लड़की की जिंदगी बर्बाद। लड़का, मैंने कोर्ट के अंदर एक बहस में लेडी वकील की ये बहस सुनी है अपने कानों से कि जब वो लेडी वकील लड़के का मुकदमा लड़ रही थी और लड़के का मुकदमा जेंट्स वकील लड़ रहा था, लड़की का मुकदमा जेंट्स वकील और लड़के का मुकदमा लेडी लेडी वकील बचा रही थी लड़के को, और जेंट्स जो वकील था वो सजा दिलवाना चाह रहा था। तो उस वकील ने, जो लेडी थी, वो सुई लेकर आई थी, सुई और धागा, और उसने कहा, जज साहब देखिए ये धागा मैं सुई में डाल रही हूं। उस बहस में हम शामिल थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे जब धागा सुई तक ले जाती थी और सुई को ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा सुई में नहीं जा रहा है ऐसे, तो जज मुस्कुरा के कहता है, मैडम आप सुई तो हटा लेती हैं तो धागा अंदर जाएगा कैसे? कहा, जज साहब अब आपको फैसला कर देना चाहिए, जब लड़की खुद अपने आप को अगर बचाने लगे तो लड़का उसके साथ रेप कर कैसे सकता है? मेरे कहने का मकसद यह है कि लड़के की रेप की जुर्रत तभी होती है जब लड़की की तरफ से उसको इशारे मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको टाइम मिलता है, उसको जगह मुतय्यन की जाती है। उस वक्त जिना कह लो या रेप कह लो या ये कह लो कि जिना बिर रजा। और फिर जब उस लड़का लड़की से शादी के लिए मना कर देता है तो लड़की इसी रजामंदी के साथ किए हुए जिना को रेप में चेंज कर देती है, रेप में बदल देती है मेरे भाइयों। और जज को फैसला सुनाना पड़ा और लड़के को बाइज्जत बरी करना पड़ा। मुकदमा लड़ने वाली अगर कायदे की हो और बचाने पे आ जाए तो बचा लेती। हम कहां से शुरू करें नमाज का मामला? दो तीन बातें बता दूं, यहीं से अंदाजा लग सकता है कि नमाज का मामला क्या है। अब्दुल्ला इब्न बाज, शेख इब्न बाज से मसला पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अपने शौहर के साथ, बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती हूं या नहीं? शेख इब्न बाज ने कहा कि उसको तुम नसीहत करो, उसको तुम समझाओ, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो मान जाए और नमाज पढ़ने लगे तो ठीक। उसने फिर मसला पूछा कि कई सालों से मैं समझा रही हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा अपने बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है या नाजायज? शेख इब्न बाज ने फतवा दिया कि एक मोमिना औरत का, एक नेक औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना सरासर हराम है। उस औरत ने फिर पूछा शेख इब्न बाज से, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहा है, वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ूं? शेख इब्न बाज का फतवा था कि जब तेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता और जब नमाज नहीं पढ़ता तो वो मोमिन ही नहीं है, और जब मोमिन ही नहीं है तो तू उसके
है, और जब उसके निकाह में तू नहीं है तो तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह काजी से फिस्क करा और एक हैज, एक पीरियड इंतजार करके अपना दूसरा निकाह कर ले। शौहर तलाक दे या ना दे, क्योंकि बेनमाजी जब मोमिन ही नहीं है तो तलाक की जरूरत भी नहीं है, तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों कि एक नमाज पढ़ने वाली औरत को बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाएं, बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं है। चल रहा है, चल रहा है। हमारा समाज इस पर क्या एक्शन लेता है सोचिए। नमाज तो एक ऐसा मामला है कि हजरत अली ने जिसको काजी बनाया था, काजी शुरैह जिसका नाम था, बहुत बड़े काजी थे। इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। एक बार ये नाई की दुकान पर गया, नाई बार्बर हज्जाम बाल बनवाने लगा। इसी बीच असर की अजान हो गई। जब बाल बनवा के आया तो जमात हो चुकी थी। सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जल्दी से आया, वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद इसने अकेले नमाज पढ़ ली। लेकिन मदरसे के टीचरों ने देखा कि इसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, ये बाद में आया और अकेले नमाज पढ़ रहा। नमाज पढ़ी उस बच्चे ने, लेकिन बाद में पढ़ी। मदरसे के टीचर ने, मदरसे के उस्ताद ने काजी साहब को लेटर लिखा, काजी साहब आपके बेटे ने नाई की दुकान पर बाल बनवाने में इतना टाइम लगा दिया कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की नमाज की जमात हो चुकी थी। उसने बाद में अकेले नमाज पढ़ी है। मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी क्या सजा दे आप मुतय्यन करिए। मैं मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन आप काजी हैं, आप बताइए कि आपके बेटे को क्या सजा दी जाए। काजी साहब ने जो सजा दी सुनिए वो क्या था। एक मोटा डंडा भेजा, एक मोटा डंडा भेजा और एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा हुआ था मदरसे की मैनेजमेंट कमेटी को ये मैं ऑर्डर देता हूं कि मेरे बेटे को इस मोटे डंडे से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए उस वक्त तक इस डंडे से मेरे बेटे को पीटते रहो। जब ये डंडा 3 टुकड़े हो जाए तो मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना और उसका खाना पानी बंद करके कमरे में बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले और इसरार करे कि आइंदा मैं कभी, इकरार करे कि आइंदा मैं कभी इतने तंग वक्त में बाल नहीं बनवाऊंगा, या कोई तंग वक्त में टाइट शेड्यूल में मैं नमाज का वक्त करीब हो तो मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, अगर इस बात का इकरार करे तो छोड़ देना, वरना भूखा प्यासा अगर मरता है तो मर जाने देना। यह काजी का फैसला है अपने बेटे के बारे में, काजी शुरैह का। हम अपनी नौजवान नस्ल को एंड्रॉयड मोबाइल उनके हाथों में दे देते हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा फजर में जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा। इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। ये आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही है, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं है। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है
हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। ज़करिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं है, आम कहां से आया? ये लीची का मौसम नहीं है, लीची कहां से आई? तो चीख पड़े, अन्ना लके हाजा, आए मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, आए मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, कुरान में जिनको पाक दामन बताया है, उस मरियम की क्लास ज़करिया ले रहे हैं कि बता मेरी बेटी, ओ बता मेरे लख्ते जिगर, ये तेरे पास कहां से आया है? किस लड़के ने दिया है? कौन है जिससे तेरे कॉन्टेक्ट है, जिससे तेरे ताल्लुकात हैं? अल्लाह वाली थी, नेकी फरमा बरदार थी, अपने सरपरस्त को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उसकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। कहने लगी आप मेरे ऊपर शक न करें, आए ज़करिया मेरे ऊपर डाउट न करें, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये किसी लड़की की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नती फल है, कोई फरिश्ता देकर गया है, इसमें किसी लड़के का हाथ नहीं है। जब मरियम से पूछा जा सकता है कि ये फल कहां से आया, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पैक कैसे पड़ा है? इसमें तो तेरी अम्मा और खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं? क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है, जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगा दो और हिंदू लड़कों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो।
जो कहना था कह दिया। बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है। कड़वी है, कड़वी चीज़ ख़राब होती ही है। इसलिए मैं माफ़ी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज़ है, होना है।